कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत तरह के रिसोर्सेज या संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ऑफिस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, शॉप चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, फर्नीचर, फैक्ट्री, टूल्स एंड इक्विपमेंट, कई तरह की हैवी मशीनरी, व्हीकल्स वगैरह वगैरह। तो इन सारे रिसोर्सेज को जो बिजनेस चलाने के लिए जरूरी हैं हम एसेट कहते हैं। चलिए देखते हैं एसेट की डेफिनेशन क्या है। एसेट किसी भी तरह का संसाधन या इकोनॉमिक रिसोर्स या एक जरूरी चीज होती है जो बिजनेस चलाने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये एक रिसोर्स होना चाहिए, यूजफुल रिसोर्स, और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है। दूसरा, ये बिजनेस को इस एसेट को ओन करना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी है, कोई सामान है, कोई चीज है जिसे बिजनेस ओन करता है, तभी उसे अपना एसेट कह सकता है। इसलिए देखिए यहां लिखा है इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑफ एन एंटरप्राइज का मतलब वो रिसोर्स उस एंटरप्राइज को बिलोंग करता है। और दीज आर आइटम्स ऑफ वैल्यू, ये तो पता ही है। यूज्ड बाय द बिजनेस, यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन, मतलब अगर आप ट्रेडर हैं तो आप सामान खरीद के लाते हैं, फिर उसी सामान को बेचते हैं, तो वो भी एक रिसोर्स है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल वगैरह खरीद के लाते होंगे, वो भी एक एसेट है। अगर बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी यूज करते हैं, वो भी एक एसेट है। इसके बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता। तो मस्ट बी यूज्ड इन रनिंग और ऑपरेटिंग द बिजनेस। हम इसको डिटेल में आगे एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो या तो वो आपके बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स जो भी आप करते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर हो, या फिर अपने बिजनेस के अलावा पैसे कमाने के लिए आप यूज करते हैं, तो भी उसे एसेट कह सकते हैं। इसको हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ एक एक करके समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज आपने एक सिंपल सा बिजनेस शुरू किया कार हायर का। तो आपने कुछ पैसे हैं जो बिजनेस में इन्वेस्ट करे। कार हायर का बिजनेस करना है तो आपको गाड़ी चाहिए, ड्राइवर चाहिए चलाने के लिए, अगर आप खुद नहीं चला रहे हैं तो सबसे पहले आपने एक ड्राइवर हायर किया, ठीक है। इसको आपने मंथली सैलरी पर हायर किया है। अब ऐसे हम लोग बोलचाल की भाषा में नॉर्मली ऐसे ही बात करते वक्त कहते हैं कि एम्प्लॉइज आर एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और ये सच भी है कि अच्छे एम्प्लॉइज हो तो बिजनेस अच्छा चलता है। लेकिन अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग एम्प्लॉइज को एसेट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स भी एक रिसोर्स है। वो रिसोर्स तो है, लेकिन क्या बिजनेस उस रिसोर्स को ओन करता है? जब आपने ये ड्राइवर को सैलरी पे रखा तो क्या आप उस ड्राइवर के ओनर बन गए? नहीं, आप किसी और इंसान को ओन कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कभी भी हमारा एसेट नहीं कहलाएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से। उसके बाद आपने कुछ और पैसे खर्च किए और एक गाड़ी खरीदी। तो ये गाड़ी वो है जिसको चलाकर आप पैसा कमाएंगे। ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना पॉसिबल है, तो इस वजह से इसको हम एसेट कहेंगे। तो ये हमारे लिए एसेट है। अच्छा, गाड़ी आ भी जाए तो खुद ब खुद ऐसे ही तो नहीं चलेगी। उसको चलाने के लिए उसमें थोड़ा फ्यूल डालना पड़ेगा, पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा, तो आपने वो भी खरीदा। देखिए, ये गाड़ी आपके बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है। गाड़ी ही नहीं होगी तो आप इसको चला के पैसे कैसे कमाएंगे? और ऑयल है वो चीज है जिससे ये इसके बिना गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो अगर आपने खूब सारा ऑयल खरीद के रखा है उसके लिए, तो वो भी आपका एसेट हो सकता है। और उसके अलावा जो आपके पास कैश है, वो तो है ही सबसे जरूरी रिसोर्स बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखते हैं। आपने एक छोटा सा स्टॉल खोला, एक चाय की दुकान खोली, चाय का एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास जगह नहीं थी, तो आपने एक छोटी सी स्टॉल को रेंट किया। क्या ये एक इकोनॉमिक रिसोर्स है? हाँ। क्या इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है? हाँ। क्या उसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है? हाँ। लेकिन फिर भी
हम इसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से एसेट नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये रेंट किया है, आप इसके ओनर नहीं है, ये आपका रिसोर्स नहीं है। तो आपने इसको यूज करने के बदले में हर महीने आप कुछ पैसे देंगे, रेंट देंगे, तो ये एसेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सपोज आपने दुकान चलाने के लिए, चाय की दुकान है, तो आपको कुछ बर्तन भी चाहिए होंगे चाय बनाने के लिए, गैस स्टोव भी चाहिए हो, तो आपने वो सब खरीदा और कुछ कप्स वगैरह खरीदे। तो क्या ये एसेट है? ये वो रिसोर्स है जिसके बिना आप चाय बना भी नहीं सकते और सर्व भी नहीं कर सकते, यानी आपका बिजनेस चलेगा ही नहीं। बिजनेस के लिए यूजफुल है, ये इकोनॉमिक रिसोर्स है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और आपने खरीदी है पैसे देकर, तो आप इसके ओनर भी हैं। तो ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे एसेट्स हैं। नेक्स्ट, अब आप बाजार गए, आपने कुछ चाय पत्ती, चीनी, दूध वगैरह खरीदा, उसके बिना चाय कैसे बनाएंगे? तो ये रॉ मटेरियल है, जो सामान आप बनाकर बेचेंगे यानी चाय, ये उस चीज का रॉ मटेरियल है। तो जब ये आप खरीदते हैं तो इन्हें भी हम एसेट्स कहते हैं। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ये बिजनेस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसके ओनर हैं, तो दे आर ऑल्सो एसेट्स। नेक्स्ट, हो सकता है आपने कुछ बिस्किट्स या कुकीज या केक्स खरीदे जो आप चाय के साथ कस्टमर्स को सर्व करेंगे, उनको चाय के साथ वो भी बेचेंगे। तो ये न तो कप्स और यूटेंसिल्स हैं, न ये शॉप है, न ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, न ये इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है, लेकिन ये आपने खरीदा है एज इट इज कस्टमर को बेचने के लिए। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आप खरीद रहे हैं और बिना कोई चेंज किए इसको बेच रहे हैं। तो ये आपने वापस बेचने के इंटेंशन से खरीदा है, ये आपने खरीदा ही इसीलिए है ताकि आप कस्टमर्स को बेच सकें और उससे कुछ पैसे कमा सकें। तो ये भी आपके लिए एसेट है। तो चलिए जल्दी से एक बार समराइज करते हैं, रिकैप करते हैं एसेट्स के बारे में अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा। एसेट्स वो चीजें होती हैं जिसके साथ आप जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं, बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स जो भी हो उसको आप चला सकते हैं। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो या तो इंग्रेडिएंट की तरह यूज होती है, रॉ मटेरियल की तरह यूज होती है सामान बनाने के लिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, या वो चीजें जो सामान बनाने में आपके गुड्स में इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल की तरह नहीं लगती, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, सामान बनाने के प्रोसेस में कंज्यूम हो जाती हैं, यूज हो जाती हैं। या फिर वो चीजें जिन्हें हम बनाते नहीं है पर खरीद कर एज इट इज रीसेल कर देते हैं, वापस बेच देते हैं। और इसके अलावा, ये तो हमने अभी तक पढ़ा, इसके अलावा अदर्स। तो अब देखते हैं ये अदर्स क्या है, अदर एसेट्स क्या होते हैं। सपोज आपका कोई बिजनेस है, आप कुछ सामान बेचते हैं, आपको एक कस्टमर मिल गया। तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन ऐसे ही होता है कि आपने सामान दिया और पैसे कस्टमर ने आपको दे दिए, मतलब आपने पैसों के बदले में सामान को एक्सचेंज किया। पैसों की इकोनॉमिक वैल्यू के बदले में, सामान की इकोनॉमिक वैल्यू के बदले में आपने कस्टमर से उतने पैसे ले लिए। अब ये भी पॉसिबल है, और पॉसिबल क्या, ये अक्सर होता भी है कि कस्टमर तुरंत कैश नहीं दे। तो आपने उसको सामान दे दिया, कस्टमर ने सामान खरीद लिया, लेकिन हम उसे ये बेनिफिट देते हैं, ये फैसिलिटी देते हैं कि वो कैश या उसका पेमेंट कुछ दिन बाद दे दे। तो आज के दिन वो कैश नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन पैसे देने की प्रॉमिस दे रहा है। अगर हम लीगली इसको देखें तो हम कहेंगे कि सेल हो गई, सामान बिक गया, अब कस्टमर उस सामान का ओनर बन चुका है, और साथ ही साथ जो सेलर है यानी आपका कस्टमर से पैसे लेने का हक बन चुका है, राइट एस्टैब्लिश हो चुका है। तो पैसे तो आपको मिलने ही हैं, सिर्फ ये है कि आज नहीं मिल रहे हैं, कुछ दिन के बाद मिलेंगे। आप ये समझ लीजिए कि वो आप ही के पैसे हैं, कुछ दिन के लिए कस्टमर के पास रखे हैं, तो कुछ दिन बाद कस्टमर आपको दे देगा। तो अब ये जो पैसे हैं, कैश है, ये भी तो रिसोर्स है, तो इसको भी हम एसेट कहते हैं। तो वो सेल
जिसमें पैसे तुरंत नहीं मिलते हैं, कुछ दिन के बाद मिलते हैं, यानी उधार की सेल, इसे हम क्रेडिट सेल कहते हैं। क्रेडिट का मतलब उधार। और जब हमें कस्टमर से पैसे मिलने वाले होते हैं तो उस एसेट को हम कहते हैं डेटर्स। इसकी स्पेलिंग DEBTORS है, लेकिन बी साइलेंट है, तो डेटर्स कहते हैं, या इसे रिसीवेबल्स या ट्रेड रिसीवेबल्स भी कह सकते हैं। ये हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस में, आप एक कंपनी चलाते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते हैं, कभी कभी एम्प्लॉइज को जरूरत पड़ती है कुछ एक्स्ट्रा पैसों की, तो आप उन्हें एक लोन दे देते हैं जो वो कुछ टाइम बाद रिटर्न कर देंगे, या फिर उनकी सैलरी में से आगे काट लिया जाएगा। तो इस तरह की फैसिलिटीज कई बार कंपनीज देती हैं। तो जब कंपनी ने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया, तो ये कंपनी का पैसा है जो एम्प्लॉय के पास है, और एम्प्लॉय ने प्रॉमिस किया है कि वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो आपको एम्प्लॉय से पैसे मिलने हैं, पैसे मिलने का हक है, तो इसे भी हम एसेट कहेंगे। और ये किस तरह का एसेट है? इसको हम कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस क्यों कहते हैं? एक और सिचुएशन होती है, कई बार आप सामान मंगाते हैं, तो आप कस्टमर हैं, आपने रॉ मटेरियल खरीदना है, तो कई बार तो क्या होता है, आप रॉ मटेरियल के लिए पेमेंट बाद में करते हैं, सामान आ गया उसके बाद में पेमेंट करते हैं। पर कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि सामान आया नहीं, आपने पहले ही पेमेंट कर दिया। तो जब आपने पेमेंट कर दिया, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ किया है कि जो सप्लायर है, जो आपको रॉ मटेरियल भेजेगा, वो या तो आपको रॉ मटेरियल भेजेगा, नहीं तो आपके पैसे वापस कर देगा। तो जब आप एडवांस देते हैं, तो आपका एक राइट एस्टैब्लिश हो जाता है उस पर्सन से उतनी इकोनॉमिक वैल्यू की चीज लेने का। दिस इज एज गुड एज माई मनी केप्ट विद द सप्लायर। मेरा पैसा सप्लायर के पास एडवांस के फॉर्म में रखा हुआ है, तो इसको भी मैं एसेट बोलूंगा, और इस एसेट को हम लोग कहते हैं एडवांस। तो ये दोनों एक साथ क्लब करके दिखा दिए जाते हैं कई बार, लोन्स एंड एडवांसेस बोल के। तो राइट टू रिसीव मनी इज ऑल्सो अ रिसोर्स, बिकॉज मनी इज अ रिसोर्स, और इसको हम कहते हैं लोन्स एंड एडवांसेस। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो सकता है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड में आपको बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, बहुत अच्छी प्रॉफिट हुई, और बहुत सारा कैश आया, लेकिन सारा कैश तुरंत खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। तो आप उसमें से कुछ कैश रख रहे हैं कि नियर फ्यूचर में जब और थोड़े पैसे जमा हो जाएंगे, तो आप इससे कोई नया फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे, कोई नई मशीनरी खरीदेंगे, या ऐसा कुछ खरीदेंगे। तो अब जब तक और पैसे जमा नहीं हो जाते, खरीदने का टाइम आ नहीं जाता, तब तक क्या आप इन पैसों को कैश के फॉर्म में ही रखेंगे? नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, इन्हें कुछ टाइम के लिए बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, ऐसे ऐसे डिपॉजिट में डालते हैं जहां से हमें कुछ इंटरेस्ट मिल जाए, थोड़ी सी इनकम हो जाए। तो इस इंटेंशन से कैश को आइडल रखने की जगह उसको एक फिक्स डिपॉजिट में, या ऐसे ही किसी डिपॉजिट में बैंक के पास इन्वेस्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, मेरा बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट से अर्निंग करने का नहीं है। मेरा मेन बिजनेस ये नहीं कि मैं पैसे जगह जगह इन्वेस्ट करके प्रॉफिट बनाऊं। मेरा बिजनेस कुछ सामान बनाने का है। ये बाय द वे एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी है कि मेरे पास थोड़ा कैश था, कुछ महीनों के लिए रखा रहेगा, तो मैंने इन्वेस्ट करके अपॉर्चुनिटी को यूज किया, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कम। तो जो ये पैसे मेरे बैंक के पास रखे हुए हैं, इसका डायरेक्टली मेरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट्स का बिजनेस नहीं है, मेरे बिजनेस के लिए जरूरी भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं अपनी चॉइस से कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए, एक टेम्पररी सिचुएशन है, थोड़ा एक्स्ट्रा कैश है, उसको बैंक के पास रख दिया, तो इसे एसेट माना ही जाएगा, और ऐसे एसेट को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार रिकैप करते हैं एसेट्स के बारे में, अभी तक हमने जो भी पढ़ा। तो एसेट्स वो रिसोर्सेज होती हैं या प्रॉपर्टी होती है जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, जो बिजनेस ओन करता है, मतलब वो बिजनेस को बिलोंग करती है।
वो आपको अपना बिजनेस या ट्रेड या कमर्शियल एक्टिविटी चलाने के लिए हेल्प करती हैं या पैसे कमाने के लिए हेल्प करती हैं। तो एसेट के लिए हम कहते हैं व्हाट वी ओन इज एन एसेट। एसेट्स किस तरह के हो सकते हैं? रिसोर्सेज यूज्ड फॉर बिजनेस, यूजुअली फॉर लॉन्ग टर्म, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो लंबे समय तक बिजनेस चलाने में हेल्प करते हैं, बिजनेस में बेनिफिट देते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो रीसेलिंग के लिए खरीदी गई हो, जो हमने खरीदी और तुरंत बेच दी। रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए यूज होता हो। डेटर्स एंड रिसीवेबल, इसके अलावा लोन्स एंड एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स और कैश जो हमारे पास हो या बैंक में रखा हुआ हो, तो कैश एंड बैंक बैलेंस। इसमें दो तरह के एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम, जो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं और बाकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद कुछ वीडियोस के बाद डिस्कस करेंगे। तो ये थी एसेट्स की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं व्हाट इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी किसको कहते हैं? लायबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन टू पे। अगर आपको किसी को कुछ पे करना है, या तो पैसे देने हैं या कोई और सामान, कोई और एसेट देना है, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। यहां पर वर्ड यूज हुआ है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब ये चॉइस नहीं है कि मन हो तो देंगे, नहीं मन हो तो नहीं देंगे। उसको डोनेशन बोलते हैं, अपनी मर्जी से देते हैं तो, या गिफ्ट बोलते हैं। यहां पर देना कंपलसरी है। सामने वाले के पास लीगल राइट है आपसे पैसे लेने का या कोई और एसेट लेने का, तो आपको देना ही पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा मनी या मनीज वर्थ, मतलब कोई दूसरा एसेट जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो फ्यूचर में। तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहें लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी इज व्हाट वी ओ। ओ का मतलब हमें देना है। हम किसी को ओ करते हैं, मतलब हमें वो अमाउंट उसे देना है। तो एसेट के लिए कहा था व्हाट वी ओन, लायबिलिटी इज व्हाट वी ओ। ये लायबिलिटी कैसे अराइज हो सकती है? क्यों आपको पैसे देने पड़ेंगे? या तो आपने किसी से पैसे बोरो किए हो, कि आपने लोन लिया हो तो ऑब्वियसली आपको लोन रीपे भी करना पड़ेगा। या फिर आपने कुछ सामान खरीदा हो, उसके पैसे अभी तक दिए नहीं हो। या आपने किसी से कोई सर्विस ली हो, चाहे वो अपने एम्प्लॉय से ही सर्विस ले ली, तो उनको बदले में सैलरी देनी पड़ेगी। जब तक नहीं देते हैं वो लायबिलिटी है। क्योंकि आप कुछ गुड्स या सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं और तुरंत पैसे नहीं दे रहे हैं, तो भी आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप कुछ टाइम बाद पेमेंट करेंगे। तो आपके लिए एक ऑब्लिगेशन हो गया पेमेंट करने का। इसके अलावा प्रोविजंस फॉर एक्सपेंसेस और लॉसेस। अब ये वाला पॉइंट, प्रोविजंस क्या होता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे के वीडियोस में और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद। अभी सिंपल लायबिलिटी की डेफिनेशन समझ रहे हैं, लायबिलिटी क्या होता है वो समझ रहे हैं। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, तो अगर आपके किसी कस्टमर ने आपको पहले ही एडवांस में पैसे दे दिए हैं, तो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि आप उसको उतने पैसों का सामान देंगे, और नहीं दे पाए तो कम से कम पैसे रिटर्न करेंगे। तो मनी या मनीज वर्थ, दोनों में से एक चीज आपको फ्यूचर में, या तो कैश या कोई दूसरा एसेट यानी गुड्स, आपको उसे फ्यूचर में देने ही पड़ेंगे। तो ये सारे लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं। तो अब हम एसेट्स और लायबिलिटीज का मतलब समझ चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं बैलेंस शीट किसे कहते हैं। बैलेंस शीट एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर बिजनेस बनाता है। इसमें एक तरफ एसेट्स लिखे जाते हैं, सारे एसेट्स, उनकी मॉनेटरी वैल्यू, मतलब वो कितने वैल्यू के हैं, और दूसरी तरफ लायबिलिटीज लिखी जाती हैं और उसकी वैल्यू। अब इसे बैलेंस शीट क्यों कहते हैं और कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये है बैलेंस शीट।